नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में आज हम बात करने जा रहे हैं क्या हिंडनबर्ग फिर से आ रहा है, और साथ के साथ जो हम वीकली एनालिसिस करते हैं सुभाष जी के साथ में, वो कि भाई 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक का मार्केट किस तरह का रहने वाला है। अगर हम लास्ट वीक की फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को 24,367 यानी कि 24,367 पे मार्केट निफ्टी क्लोज हुई और 50,084 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई। 250 पॉइंट का निफ्टी ने हाई बनाया और 327 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने हाई बनाया। जबकि दूसरी तरफ ये भी देखें कि 24,419 का हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने 50,707। और जो दूसरी बात है हिंडनबर्ग, जिसने पीछे अडानी के उस पर कुछ प्रिडिक्ट किया था और हमने देखा था कितनी बुरी तरह से अडानी के शेयर्स गिरे थे, हालांकि बाद में रिकवर हो गए और फिलहाल अच्छी तेजी पे चल रहे हैं। तो इस बार किसके लिए कुछ इस तरह की खबर आ सकती है, और अगर इस तरह की कुछ आती है तो मार्केट में क्या वापस कुछ बड़ी हलचल मच सकती है, इस पे भी हम सुभाष जी से चर्चा करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। मेरा भी सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे जी देखते हैं। जी, तो सुभाष जी, हिंडनबर्ग पे हम बाद में आते हैं। उससे पहले समझना चाहते हैं कि भाई जो नेक्स्ट वीक है हमारा, वो 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक का, वो किस तरह से आप देख रहे हैं। रविंदर जी देखो, इस वीक एक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है। जी उसमें इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट जिसे हम बोलते हैं, 6.5% पे मेंटेन किया हुआ है। जी न घटाया न बढ़ाया। ठीक है जी। और 7.2 जीडीपी पर मोहर लगाई है। और इन्फ्लेशन वही 4.5% पे है। तो मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट जो मंडे को डाउन हुए थे, भाई हम्म ये था कि यूएस में रिसेशन आ रहा है, वो कुछ और फिगर आने से वो फियर खत्म हो गया है। तो जी वहाँ के मार्केट भी, और जैसे जापानीज मार्केट 15 पैसे इंटरेस्ट रेट बढ़े थे और वहाँ पे 12% डाउन हो गया था, है नहीं, तो वो भी सब मतलब डाउन है, लेकिन इतने चीजें प्रॉब्लम नहीं है ग्लोबल रिसेशन। तो फ्राइडे जी को मार्केट वापस रिकवर कर गया। तो जैसे मैंने बताया था कि 24,400 500 से निफ्टी ऊपर नहीं जाना चाहिए, रेंज जो दी थी। तो मेरे जी 24,368 पे क्लोज हो गया, और मेरे ख्याल 24,400 समथिंग पर हाई बनाया था। हाँ, तो 24,500 24,419। से नीचे नीचे रहा, है जी ना, जी 24,419। तो और इसी प्रकार बैंक निफ्टी में 50,485 पे क्लोज हुआ है, और जी 50,748 पे बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है। ठीक है जी। जी तो दोनों टोन है, बियरिश टोन भी है और बुलिश टोन भी है। मतलब कि मार्केट में न ज्यादा मंदी है न ज्यादा तेजी है, साइडवेज मार्केट नेक्स्ट वीक रहने की उम्मीद है। तो मैं रेंज जो बताना चाहूंगा निफ्टी की, वो 24,100 से 24,800। ओके ठीक है जी। पूरे वीक की 24,100 और 24,800, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। और बैंक निफ्टी की 49,700 और 50,900, ये बैंक 49,700 निफ्टी और का रेंज है। 50,900। ओके, हाँ जी। बैंक निफ्टी का और जो तो मतलब। हिडनबर्ग का, जैसे आपने बात अपने इनिशियल रिमार्क्स में हिडनबर्ग की बात की थी, तो मैं जी जी एक जी बात बता देता हूँ। जैसे इसने अडानी के स्टॉक पर रिसर्च किया था, ऐसे जी समथिंग बिग इज हैपनिंग, वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे करेगा, तो ओवरऑल ओके मार्केट में ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक स्टॉक पर वो मान लो रिसर्च कोई नेगेटिव निकालता है, कि उसकी आदत है नेगेटिव निकालने की। जैसे हम्म अडानी के ऊपर निकाला था, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 86 बिलियन यूएस डॉलर कम हो गया था। ये जनवरी बिल्कुल ठीक। 2023 में इसने रिपोर्ट दी थी। और बिल्कुल दो ठीक एक है। महीने 2 महीने में ही वो काफी अडानी का स्टॉक घट गया था। और बिल्कुल बाद ठीक में है। जून 24 के अंदर हिडनबर्ग को भी उन्होंने नोटिस दिया था। तो इसने रिमार्क्स दिया था कि अ, जो रेगुलेटर उसकी जबान को दबाना चाहते हैं, जिसने करप्शन को एक्सप्लॉइट किया, इनसाइडर विशन ट्रेडिंग को ब्लोअर। एक्सप्लॉइट किया, है ना, जी तो विसल ब्लोवर को ही दबाना चाह रहे हैं। तो इसके ये रिमार्क जी थे। और जी उसने कोटक बैंक का भी नाम लिया था,
कि कोटक बैंक ने शॉर्ट सेलिंग स्ट्रक्चरिंग की थी। ये किंगडम कैपिटल, इसका नाम हम्म। है किंगडम कैपिटल, है नहीं? तो मैं नाम बताता हूँ। हाँ जी, जी। ये मार्क किंगडम था, जिसकी एक कंपनी है किंगडम कैपिटल। इसने भी शॉर्ट सेलिंग की थी और 23 बिलियन डॉलर का इसने बेनिफिट लिया था। ओके। क्योंकि इसने हिडनबर्ग ने इसको रिपोर्ट पहले ही दे दी थी, ओके। पब्लिक करने से पहले ही। और ये कौन है हम्म। कि है मार्क किंगडम? ये इसकी वाइफ चाइनीज है। ओके। ये न्यूयॉर्क बेस्ड हेज फंड का मैनेजर है और इसकी वाइफ चाइनीज है। तो चाइनीज यूएस जो जॉर्ज सोरोज मिलके रिपोर्ट बनवाई थी अडानी के ऊपर। और हिडनबर्ग से, हिडनबर्ग तो 2017 में आया था, उसकी कोई अपनी वो नहीं है। आज भी उसकी नेटवर्थ 5 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तो हम्म। हिडनबर्ग ने भी कोई थोड़ा बहुत बॉन्ड बेच के, एडवांस बॉन्ड बेच के अडानी के, उसमें कुछ प्रॉफिट किया था, ठीक है ना? और ये निकोला में भी इसने वहां पर भी इसने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी थी उसका भी उसने रिपोर्ट नेगेटिव दी थी। तो ये चार जी। पांच छह कंपनियों की रिपोर्ट दे चुका है जो कि नेगेटिव ही हम्म। रहती है और उसका इम्पैक्ट मार्केट में रहता है। तो अ, तो यही कहानी है इसकी। यही कहानी, तो यानी कि सुभाष जी हम ये बेसिक भी समझ सकते हैं कि मतलब जिसका भी जिस कंपनी के ऊपर जिसने रिसर्च अभी करी होगी, लेके आ रहा होगा, तो वो कंपनी भी मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं हो सकती। हाँ, मतलब कोई बड़ी कंपनी होगी, है नहीं? अभी नाम-वाम नहीं पता है। अ, जी जी जी। हालाँकि इसका जो प्रमोटर है उसका नाम है नाथन एंडरसन, इसका जी जो जी फाउंडर है जी हिंडनबर्ग कंपनी का। बस इसका जी। काम यही है कि लोगों के हाथ में खेलता है और शॉर्ट सेलिंग भारत का के ही आगे। काम करता है। हाँ, पहले शॉर्ट सेलिंग करता है और फिर उसके बाद रिपोर्ट देता है, फिर परचेज करता है। ही इज फिर मेकिंग परचेज। प्रॉफिट। और कुछ लोग जो जिनको इसने रिपोर्ट पहले दे दी थी, जिन्होंने रिपोर्ट बनवाई थी, है ना, जो हैज फंड है न्यूयॉर्क का, मैंने बताया जी मार्क किंगडम है, किंगडम जी जी कैपिटल भी जी है। तो वो उसको उसने भी अच्छे पैसे बनाए थे शॉर्ट जी। सेलिंग से। तो सुभाष जी, जिस तरह से इसने आज मतलब अगर हम भारतीय समय के अनुसार देखें तो सुबह 5:30 बजे के आज उसने ये ट्वीट डाला है। तो क्या ये मंडे को रिपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या और वेट हो सकता है? देखो, रिपोर्ट हालांकि इसने रिपोर्ट कुछ कब लिखा कुछ देगा नहीं है, बताया कुछ नहीं ये है। कुछ ने नहीं बताया। जी। हाँ, समथिंग बिग सून इन इंडिया, है इन नहीं? इंडिया। तो कुछ, हाँ, कुछ बड़ा हो रहा है, ये अपना मैसेज दे रहा है। तो इसका जी। मतलब यही है, किसी एक कंपनी के ऊपर, बड़ी कंपनी के ऊपर इसने रिपोर्ट बनाई है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने वाली है। वो, लेकिन हम्म। उसका इम्पैक्ट एक कंपनी पे पड़ेगा, तो मैं नहीं समझता उस कंपनी का मार्केट कैप यदि डाउन भी हो जाता है, तो ओवरऑल मार्केट पे कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, छोटा-मोटा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे अडानी के अंदर जो मार्केट कैप घटा था, वो काफ़ी कवर हो गया है ना? हम्म। तो इनका सेंसेशनल करना होता है, शॉर्ट सेलिंग करके और अपनी प्रॉफिट बना के और अपना काम कर लेते हैं। तो ये थोड़ा जी सेंसेशनल करते हैं, थोड़ा जी। विदाउट सुभाष जी। सॉलिड फैक्ट्स तो होते नहीं है। हाँ जी, जी, सुभाष जी, जैसे मान लीजिए हम हाँ जी, अडानी की बात करें कि अडानी का जब इसने किया था तो 86 बिलियन डॉलर का घटा था मार्केट कैप। हाइपोथेटिकली हुँ। मान लेते हैं, अगर जैसे अडानी जैसे बड़े की बात करें तो एक रिलायंस दिखाई देता है मार्केट में बड़ा। तो अगर रिलायंस के ऊपर बाई चांस 1% हम मान लें अगर रिपोर्ट आ जाती है, तो क्या उससे तब भी मार्केट में कोई असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा? देखो, ऐसे तो रिलायंस में बहुत ज़्यादा वो कुछ निकाल नहीं सकता, ठीक है ना जी? क्योंकि रिलायंस बहुत रेगुलेटेड और एंटिटी है और काफ़ी सिस्टमैटिक काम कर रहे हैं। जी इनिशियली जब वो बड़े हुए थे 20-25 साल पहले, तो कुछ लकूनास थे जो कि उन्होंने दबा दिए थे और अब वो जी 20 साल से ज़्यादा की कहानी हो गई है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और कोई मान लो इनसाइडर ट्रेडिंग-वेडिंग की कोई छोटी-मोटी बात लेके आ सकते हैं, है नहीं? तो वो उसका बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि फंडामेंटल इसकी रिलायंस के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत वर्ल्ड वाइड इसके इन्वेस्टर हैं।
तो बड़ी चीज़ कोई निकलती नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ हर कोई हर एंगल से देखता है। तो रिलायंस में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज़ निकाल पाएगा। कोई बड़ी चीज़ निकल के। एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बाई चांस जिस तरह से हमने अडानी की रिपोर्ट देखी थी और उसमें बहुत तगड़ी गिरावट आई थी, एक उसके बाद उसने कोई और भी छोटा-सा कोई रिपोर्ट निकाली थी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं आया था। तो क्या अगर ये इस तरह की कोई शॉर्ट सेलिंग या इस तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ लेके आता है, तो क्या जो ट्रेडर्स हैं उसको उनको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए शॉर्ट सेलिंग में या दूर रहना चाहिए? देखो ऐसा होता है, जिस आदमी का पर्पज़ ये होता है कि प्रॉफ़िट बनाना, रिपोर्ट निकाल के प्रॉफ़िट बनाना, क्योंकि वो तो क्लियर बोलता है मैं तो शॉर्ट सेलर हूँ, और पहले शॉर्ट सेलिंग करता है उस स्टॉक के अंदर और फिर पब्लिश करता है, और फिर उस रिपोर्ट को मार्केट डाउन जाता है और फिर वो अपना परचेज़ करता है और अपना प्रॉफ़िट करके बाहर हो जाता है। तो इसका पर्पज़ यही है। तो ये अ, क्योंकि आज भी कोई भी आदमी बिज़नेसमैन के अंदर टेक्निकल कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जो किसी को पकड़ में नहीं आती। ये कुछ चीज़ें ऐसी इनसाइडर से, क्योंकि ये एम्प्लॉइज़ से इंटरव्यू लेता है। जिस कंपनी का हुँ, ये करता है सीक्रेटली उसको अप्रोच करता है, उसके इंटरव्यू लेता है, उसकी वीकनेस को पता करता है गहराई से। तो जैसे मैंने बताया ना नाम, उसके अंदर मार्क किंगडम, तो उसकी वाइफ चाइनीज़ थी और वो जी, जी, खुफिया टाइप की है, डिटेक्टिव टाइप की लेडी है। और जी, चाइनीज़ गवर्नमेंट का अडानी के साथ इंटरेस्ट ये था, क्योंकि उसने एक पोर्ट लेना चाह रहे थे। वो पोर्ट बिड नहीं कर पाए, मतलब, और अडानी ने बड़ी हाई बिड करके वो पोर्ट को एक्वायर कर लिया। तो चाइनीज़ को इससे बड़ा अडानी पर खुंदक थी, है नहीं, नेगेटिविटी थी। तो उन्होंने चाइनीज़ ने थ्रू वो लेडी जो मैं बता रहा हूँ, जो मार्क किंगडम की वाइफ है, और ये जी। इन लोगों ने किंगडम कैपिटल एक हेज फंड बनाया यूएस के अंदर, जो कि चल रहा था। इसका ये मैनेजर था किंगडम, और वो हेज फंड ने अडानी के शेयर को शॉर्ट सेल किया, और ही मेक्स हुँ, ए 23 मिलियन यूएस डॉलर प्रॉफिट। और इसने भी, हेडनबर्ग ने भी प्रॉफिट बनाया, और जॉर्ज सोरोज भी इंटरेस्टेड था कि स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी करने के लिए। तो इनका ये पर्पसफुल वाले आदमी है। कोई आदमी हुँ, बगैर किसी पर्पस के कोई रिपोर्ट निकालता है, तो उसके पीछे लोगों को समझ आता है कि भाई ये सही चीज है। ये मतलब वर्क तो अच्छा करता है और पॉइंट्स भी जी, अच्छे निकालता है, ये डाउट जी। नहीं है। अनएथिकल चीजें को निकाल के लाता है, और इसके भी अपने एजेंट हैं हेडनबर्ग के, और वो कंपनी तक घुस जाते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं बाकायदा, और चीजें निकाल के नहीं लाते मतलब हैं। लेकिन उसके इसको एक पीछे तरह से ये उसका कह पर्पज है। जी, मैं कह रहा हूँ इसको इस तरह से कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म करते हैं फाइनेंशियल। करेक्ट। हाँ जी, जी, वही तो फाइनेंशियल जर्नलिज्म बोल दीजिए। जी, तो ये लीगली तो ठीक है, इसमें लीगली तो आई थिंक कहीं कोई गलत नहीं देखो, है ये लोग? देखो, ये तो लीगली तो किसी ने चैलेंज भी किया है इसको, तो कोर्ट के अंदर यही जीता है, हिडनबर्ग ही जीता है। तो मतलब ओके, लीगली तो कोई क्लो है भी, तो अभी तक हुँ, ये कोई हारा नहीं केस को। ओके, और ओके, अडानी ने भी थ्रेट दिया था, लेकिन कुछ कर नहीं हाँ, पाए, कोई भी इसका बिगाड़ नहीं पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी कि जिसको एक्सपोज़ कर रहे हैं उसको ही अपनी गलतियाँ सँभालनी है, वो मतलब वही आपने जो क्योंकि बात की ये कि व्हिसल ये क्या ब्लोवर को ही करता है, ये शूट क्या करने कर से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हिडनबर्ग क्या करता है, कोई पॉइंट पर डिस्क्लोज़र करता है कि ये है, उसमें लेकिन ये साथ में डिस्क्लोज़ कर देता है कि मेरे फैक्ट्स, इस फैक्ट्स के बेस पे मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरे हुँ, पास हुँ, एविडेंस नहीं है ना? रेफरेंसेस उस दे रिपोर्ट देता में है। लिख देता है। हाँ, जी, जी, जी। भई ये एविडेंस नहीं है, ये आप देखो, इन्वेस्टिगेटर देखे, सेबी देखे, रेगुलेटर देखे, पब्लिक जजमेंट लगाए, ये अपने रूल और अपना जजमेंट दे देता है, और बता देता है कि मेरी रिपोर्ट इस फैक्ट्स के बेस पे है। हाँ, कि भई और ये इसलिए सुनी-सुनाई बात है या ऐसे है या वैसे है, जो भी हाँ, आपने वो कहा, बिल्कुल सारा कुछ ठीक। लिख देता है। मतलब हाँ, हाँ। रिपोर्ट बनाने में माहिर है। हुँ, हुँ, हुँ। लीगलिटी को देखता है, और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाता है। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट वीक है यानी कि 12 अगस्त से 16 अगस्त का,
तो ये बियरिश मार्केट रहने वाली है, बुलिश रहने वाली है, किस तरह से आप देख रहे हैं, या साइडवेज रह जाएगी? देखो मैंने रेंज दिया है ना, वो रेंज जी, इतना बड़ा नहीं है, कि छोटा रेंज है, तो थोड़ा-सा मार्केट नीचे, थोड़ा-सा ऊपर इसमें ही घूमेगा। साइडवेज ही बोल सकते हैं इसको, साइडवेज लेकिन ही न बोल तो सकते मंदा है और हैं। न तेज है। ओके, बस ये 24,100 जैसे 24,368 क्लोज हुआ है, तो जी, 24,100 मैंने आपको रेंज 1 वीक का दिया है और जी, 24,800 हाई दिया है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आपने निफ्टी का दिया और था बैंक निफ्टी में 49,700 हाँ, और 49,700 बैंक लोवेस्ट निफ्टी लेवल, और 49,700 और 50,900 हाँ, 50,900 हाई लेवल 50,900 हाई लेवल है। 900 900 900, हाँ, मतलब आप 50,900 सोचो 900। 50,485 क्लोज हुआ है, हम्म। ठीक है जी? तो थोड़ा-सा मतलब बेयरिश ट्रेंड के ऊपर ही है। हालाँकि बियरिश मार्केट ट्रेंड के मंडे ऊपर को ही। थोड़ा-सा अपवर्ड खुलेगा, है नहीं? लेकिन मार्केट में जो इसका इसका हम देखते हैं ना अ, रिलेटिव स्ट्रेंथ वो 50 जी, है, आरएसआई जी, 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 जी। और हाँ, तो उससे रिलेटिव ये स्ट्रेंथ लगता है इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स वो अच्छा। 50 है। 70 हम्म। के ऊपर थोड़ा बुलिश माना जाता है। उससे नीचे ओके। 50 से नीचे बेयरिश माना जाता है। 50 का करीब पे वो थोड़ा-सा यही है, साइडवेज ही, न मतलब इक्वल इक्वल बुलिश है, सा। साइडवेज माना है। जी, जी। चलिए सुभाष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और जो दर्शक हैं, वो जो देखते हैं इस कार्यक्रम को, सराहते हैं, और आपकी प्रेडिक्शंस को अब काफ़ी लोग बोलने लग गए हैं कि भई सुभाष जी बड़ी सटीक प्रेडिक्शन करते हैं, कमेंट में भी कई बार लिख देते हैं। तो और हमने देखा भी पिछले लगातार जितनी भी आपकी प्रेडिक्शंस आती रहीं, वो बिल्कुल सटीक जा रही हैं एनालिसिस में। तो मतलब प्रेडिक्शन की जगह मैं इसे एनालिसिस कहना ज़्यादा उचित समझूँगा। हाँ जी, हाँ जी, और करेक्ट। दर्शकों को हमेशा ही। एनालिसिस ही कहें क्योंकि जी, प्रेडिक्शन तो गलत हो गया है। मैं अपने जी। फैक्ट्स के ऊपर और जो इंडिकेटर्स होते हैं, उसके ऊपर मैं एनालिसिस करके वो बताता हूँ कि ये रह बताते हैं, सकता बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल। और हमेशा मैं कहता हूँ इस कार्यक्रम में दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, वे अपने किसी वित्तीय सलाहकार की मदद से निवेश करें, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। क्योंकि आज अभी हमने एनालिसिस किया है कुछ और पता लगा जब मंडे को मार्केट खुल रही है, तो तब तक कुछ इवेंट्स अगर चेंज हो जाएँ, बदल जाएँ, तो उस हिसाब से मार्केट इधर-उधर हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष बिल्कुल। जी आपका। ओके जी, धन्यवाद।